हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत बच्चों हमारे अतीत जो हमारी पुस्तक है, आज हम उस पुस्तक का अंतिम चैप्टर आपके सामने लेंगे और इस चैप्टर को हम लोग अंतिम रूप भी देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कल हम इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, समय के साथ धीरे धीरे सारी जो आपकी बुक थी वो आपकी समाप्ति की ओर है। केवल अंतिम जो आपका चैप्टर है वो ही शेष बचा है। बाकी सबको हम लोग बहुत अच्छे से आपका इस लेक्चर के माध्यम से आपका देख चुके हैं, हम इनको समाप्त कर चुके हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट बनता है, कोई भी आपका प्रश्न है, मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा है संबंधित विषय से लेकर, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। देखिए, कोर्स आपका समय के साथ कितना निकल गया है। अब ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना जो विषय का जो लेसन वगैरह हैं आपने वो सब आपका रिवीजन नहीं किया होगा। ऐसे काफ़ी बच्चे होंगे। देखिए बच्चों, आपको देखना है कि कैसे समय के साथ चीज़ें एकदम बढ़ जाती हैं और कैसे समय के साथ आपका कोर्स धीरे धीरे करके आपका समाप्ति की ओर है। अंतिम चैप्टर आज हम लेंगे, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी बच्चे अपने प्रॉपर विषय का रिवीजन करते रहिए, ताकि बाद में आपका एक बोझ, आपका बर्डन जो है आपका सब्जेक्ट का ना हो। इसीलिए मैं सब बच्चों को बोलता रहता हूं कि आप अपना रिवीजन जो है प्रॉपर रखिए। चलिए, तो आज हम अंतिम चैप्टर को देखते हैं और चलते हैं सीधा हम डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए, ध्यान दीजिए। चैप्टर जो है वो आपके समक्ष है और आप इसको देख पा रहे हैं बच्चों। चैप्टर 11 आप लोग इसमें देख सकते हैं, अंतिम चैप्टर है। आप देखिए, इस चैप्टर का अगर नाम देखिए, इमारतें, चित्र और किताबें, ये हमारे जो है चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों। इमारतें, चित्र और किताबें। तो आप इनको समझने का प्रयास कीजिए कि क्या है इमारतें, चित्र और किताबें, और क्या हमको बता रही हैं और क्या हमको समझाने का आपका प्रयास भी कर रही हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है। और इसके विषय पर हम लोग अच्छे से आपका देख सकते हैं। इसके विषय पर हम लोग आपका अपनी जो है बात भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, मतरु, तय, मस्मी और लोहा स्तंभ। आज बहुत खुश था कि वह पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाते हुए लोहे के स्तंभ के सामने ले आया है। धूल भरे पथरीले रास्ते में रैंप के सहारे, यानी कि यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मतरुसामित अब कभी भूल नहीं पाएगा। देखिए, ये आपका नाम है लड़के का और ये व्यक्ति है, बच्चा है जो आपकी तरह किसी आपकी कक्षा में पढ़ता है। ये क्या देखने आया है बच्चों? कुतुब मीनार को आपका देखने के लिए आया है। अब थोड़ा सा मेटालॉजी जो साइंस है उस पर थोड़ा सा एक छोटी इंफॉर्मेशन हमको मिली है, उसको देखते हैं। धातु विज्ञान, प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यहाँ दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्प थे और उन्होंने तांबे के धातु शोधन की जानकारी की। उन्हें टीन और तांबे से मिलकर कांसा भी बनाया। देखिए, कांसा किससे बनता था, ध्यान दीजिए, तो आपको इस पर जानकारी मिलेगी। तांबे से और टीन से मिलकर आपका जो कांसा बनता था। जब हड़प्पावासी कांसा युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोहा युग से संबंधित थे। भारत अत्यधिक विकसित एवं किस्म के लोहे का निर्माण करता था। क्या कहता था? अत्यधिक विकसित किस्म का जो लोहा होता है ये उसका निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। देखिए, खोटा लोहा होता था, ये टाइप ऑफ लोहा था। एक ये पिटवा लोहा है और एक ये आपका ढलवा लोहा है। ये आपको ध्यान देना है। बात कर रहे हैं लोहा स्तंभ की। मेहरौली, यानी कि दिल्ली में आपकी जगह पड़ती है मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लोहा स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। कह रहे कि जो आपकी मेहरौली जगह है दिल्ली में, वहां पर कुतुब मीनार है
और कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ एक लोहे का स्तंभ क्या कह रहा है कि भारतीय शिल्पकार का एक अद्भुत यानी कि यूनिक एग्जाम्पल हमको है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। कितना है? 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसे बनाने के समय में हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलता है कि चंद्र नामक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है, इतने वर्ष के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। और कह रहे कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आज तक 1500 साल हो गए। चंद्र नामक शासक ने का जिक्र है इस पर अब आपका अभिलेख में, लेकिन इसमें इतने वर्षों के बाद भी आज तक जंग जो है आपका नहीं लगा। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी छोटे या बड़े। उन सब में एक समानता है, प्रातः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा जाता है। इन डब्बों में बौद्ध या उनके अनुयायी के शरीर में अवशेष, दांत या हड्डी या राख, उनके द्वारा प्रयोग की चीज या कीमती पत्थर आदि रखे जाते हैं। कह रहे जो भी स्तूप बनते हैं, स्तूप जिनकी याद में होते हैं, वो उनकी कुछ ना कुछ चीजों के द्वारा रखकर ये सारी चीजें बनाई जाती। ठीक है बच्चों, क्या होता है? ये सारी चीजें आपकी बनाई जाती हैं। अब देखिए, धातु मुंजावस कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रख मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढका गया और बाद के काल में उसे गुम्मदा ऊंचे को तराशने हुए पत्थर से ढका गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया होता था, जिसे प्रदक्षिण पथ कहते थे। इसे रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण मूर्ति कला की सुंदर आकृतियों से सजे होते थे। तोरण का मतलब होता है द्वार। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो है ये इसके तोरण है। ये क्या है? इसके तोरण है। और ये रेलिंग बनी है, ये वाली। ठीक, आगे देखिए। मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 105 में अमरावती को ढूंढो। यहाँ एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उत्केरे गए थे। क्या करे गए थे? अमरावती मैंने आपको दिखाया था और उसमें कहा था कि क्या उत्कीर्ण किए गए थे? आपके जो चित्र हैं वो उनको आपका उत्कीर्ण किया गया था। ठीक, कब का है? 2000 साल पहले का। आप सबसे पहले ये वाला जो स्तूप दिया गया है इसको देखिए। सांची का स्तूप हमारे सामने है और आपके लिए प्रश्न है कि किस भारतीय नोट पर सांची स्तूप का हमको ये छाप देखने के लिए मिलती है। देख लिया बच्चों आप लोगों ने? ये देखिए, सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार उसके बाद के शासक काल ने जोड़े। अमरावती का एक दृश्य शिल्प कीर्ति चित्र को उसमें देखकर वर्णन करो। अब आप क्या करिए, एक बार इस चित्रकारी को भी देखिए जो आपके सामने है। देख लिया आप लोगों ने इस चित्रकारी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार गुफाओं को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्ति तथा चित्र द्वारा सजाया जाता था। क्या था कि बहुत सारी ऐसी गुफाएं होती थी, मूर्ति होती थी, जिनको बनावटी चित्रकारी के द्वारा आपका सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का निर्माण भी किया गया था। इन्हें
विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। इन मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण गृह भाग जो होता था वो गर्भगृह होता था। यह देवी मूर्ति या देवी की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्ति पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिर के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण कराया गया था, जिनको शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठे होते थे। मंडप में क्या होता, जहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं उसको मंडप बोलते। ठीक है बच्चों, तो क्या होती थी, एक सभागार होता जहां लोग इकट्ठे करते थे। अब सबसे पहले ये आपने देख लिया, इसके साथ साथ आप लोग ये वाले देखिए। ये बच्चों जो है कानपुर का आपका प्रारंभिक मंदिर है जो भीतरी गांव में है। आप इसको देखिएगा, यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थर से बनाया गया है। ऊपर आपका एक महाबलीपुरम के एकादश मंदिर है। इसमें प्रत्येक मंदिर में एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इसे एकाश्म कहा जाता है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर से यह बिल्कुल भिन्न है। ईंट से बनाई गई इमारतों में नीचे ईंट की एक तरह के जोड़कर ऊपर की ओर ले जाते हैं। जब चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी सूची बनाओ। दाईं ओर अहल दुर्गा मार्ग है जो क्या है, लगभग 1400 साल पहले का है। सबसे पहले इस मंदिर को देखिए, ये देखिए कैसे पहाड़ियों को काटकर बनाया गया। देखिए बहुत अद्भुत मंदिर है। और कहाँ का है आपका, महाबलीपुरम, ये वाला मंदिर है आपका महाबलीपुरम का, देख रहे हैं महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम के बाद देखिए कैसे आपका ईंटों को गोल गोल काट कर इस प्रकार ऊपर मंदिर बनाया गया है। तो ये हम कहते हैं कि हमारी ये सुंदर है, वो सुंदर है जो हमारा आर्किटेक्चर है। और खास करके जो हमारे दक्षिण भारत के जो पुरातन संस्कृति के जो मंदिर हैं, आप उनको देखिए तो सही, आप सब भूल जाएंगे अगर आप उनको देखते हैं तो। देखिए, चलिए देख लिया, इससे आगे देखें। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। बात करें जो के स्तूप बने हुए थे और जो उस तरह के उस समय के मंदिर थे वो कैसे आपके बनाए जाते थे, हमें इस क्रम में थोड़ा सा इन सब चीजों को आपका ध्यान देना है। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में एक अवस्था है। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार का तय कर शिलाखंडों को उस स्थान पर आपका ही पहुंचाते थे। यह पत्थरों को काट कर छटक कर तराशने के बाद सभी दीवारों की चौखटों, फर्श, छतों का आकार देते थे। इन सबको तैयार हो जाने के बाद इनको सही जगह उनको लगाने काम में काफी मुश्किल उनको होता था। क्या था, काफी जो मुश्किल है वो आपका इनको होता था। अब देखिए इन्होंने किस तरह से गुफाओं को काट कर आपके तराश कर बनाया है, तो ये अपने आप में एक अद्भुत है। ठीक, अब देखिए बाईं ओर उड़ीसा जैन मठ की एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिल इमारत को बनाया गया है। कमरे के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखिए, इसमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। यह गुफा और पहली जो आपने गुफाएं देखी उनमें क्या अंतर है। नीचे दिए गए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक चित्र है, तुम उनको देखकर बताइए। देखिए ये गुफा वो हैं जो जैनों के लिए लौट हुई थी, जो जैनों के लिए काट कर बनाई गई थी। और कह रहे कि जो आपने 2 नंबर चैप्टर में देखी थी वो गुफा से कैसे हैं, ये भिन्न है। तो उसमें इस प्रकार के कमरे, इतनी सुंदर आकृति नहीं थी। क्या नहीं थी बच्चों, ये इतनी सुंदर जो आकृति थी ये आपकी इसमें नहीं थी, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, अब ये वाले जो पिक्चर है आप इसको देखिएगा।
ये किस तरह से आपका मूर्तियों को बनाया गया है, इसको देखिए। इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी का ही देते थे। इसके अतिरिक्त स्तूप में या मंदिर में आने वाले भक्त जो उपहार अपने अपने साथ लाते थे, उसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत काम करने वाला श्रमिकों ने संघ के सांची में एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण बनाने का खर्चा दिया है। कह रहे कि श्रमिकों के संघ ने सांची का एक द्वार बनाया है, प्रवेश द्वार जिसको तोरण कहते हैं, उसको बनाने का खर्चा बताया है कि कितना पैसा उस समय लगता था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम स्तंभों की रेलिंग और दीवारों पर खुदवाए गए हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों पर को देखने जाओगे तो कितने सारे लोग इन बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। कह रहे कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको बनाने में और आपके सजाने में इसका योगदान दिया है। आप इस चित्रकला को देखिए, आप इसको देखिए, कितना अद्भुत आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं ना इसको। बात कर रहे हैं चित्रकला की। मानचित्र 7 में अजंता की जो आपकी गुफाएं हैं, मैंने आपको दिखाया है। यह वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी, विहार थे। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया था। यहाँ अनेक कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश मानचित्र मशाल की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल के बाद भी चमकदार हैं। ये पौधों और खनिज से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात थे। ध्यान दीजिए, अजंता के चित्र में तुमने प्रत्येक चित्र का वर्णन करी। देखिए, आप देखेंगे किस तरह की सुंदर यूनिक आपकी चीजें हैं। आप इनको देख सकते हैं और आप इनको समझ भी सकते हैं कि क्या चीजें हैं। कितना यूनिक और अलग अनुभव है। आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल इस पर जानकारी होगी। देख लिया बच्चों आपने। चलिए, पुस्तकों की दुनिया। तो अभी इमारतों चित्र जो आपके चित्र हैं उनकी दुनिया की हम लोग बात कर रहे थे। अब जो बात है वो है पुस्तकों की दुनिया, किताबों की दुनिया की। हम लोग आपका इसमें बात कर रहे हैं कि क्या है किताबों की दुनिया। ठीक, आइए इसको हम किताबों की दुनिया में आपका बात करते हैं और इसको एक एक करके हम इन सारी चीज़ों पर अच्छे से देखते हैं और अच्छे से इनकर हम लोग इन पर बात भी करेंगे। ठीक है, देखिए, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई है। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथा तथा देवी देवताओं की जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इलांगो कवि ने की थी। इसमें कोवलम नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह उहार में रहता था। उसकी पत्नी करंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नी पुरहार को छोड़कर मदुरई चला गया। वह पांडे राजा के दरबारी जोहारी ने कोलवन पर चोरी का आरोप लगाया, जिससे राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनेगी, जो अभी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। शिल्पादिकम से लिया गया एक वर्णन। यह कवि ने कनगी के दुख की वर्णना इस तरह से करती है। ओ मेरे दुखों को देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यही सही है? विशुद्ध सोने से भी सुंदरी तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं पड़ा है। ये कहाँ का न्याय है? गोलधुम इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढकी सुंदर वृक्ष स्थल को तुमने जमीन पर गिरे पड़े हुए है। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर उसने उस स्थान पर ईश्वर
रह सकते हैं जहां राजा की तलवार निर्दोष और नवगंतु की प्राण ले ले? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो इस तरह का लिखा है। एक और तमिल महाकाव्य मणिलेखम में करीबन 1700 साल पहले समना सत्तनार द्वारा लिखी गई कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचना सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपि द्वारा लगभग 100 साल पहले मिली है। एक अन्य लेखक कालिदास, जिनके बारे में तुम 10वीं में पढ़ोगे, वो संस्कृत में लिखते थे। अब देखिए, मेघदूत का एक श्लोक लिखा है। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत का एक अंश है। यह विहारी प्रेम बरसात के बादल में अपना संदेह बहा बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह से कवि ने बादलों के उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवाओं का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी भूमि की भीगी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी है। जंगली गुरूर पकने वाली है, शीतल बिहार तुम्हारे हाथ धीरे बहेगी। तो इस तरह से जो कवि हैं वो अपनी आकृति का प्रेम प्रसंग जो वर्णन है, सब ने अलग अलग प्रकार से उसको एक्सप्लेन को। ये एक्सप्लेनेशन जो है आपको याद रखना है और ये एक्सप्लेनेशन भी आपको देखना है कि किस प्रकार से वो लोग आपका कर रहे हैं, ताकि ये सारे एक्सप्लेनेशन जो हैं, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रहें और ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको बने रहें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये इन सब चीज़ों को, इन एक्सप्लेनेशन को आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। कोई भी आपको डाउट बनता है किसी प्रकार का, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई जुड़ने में कठिनाई होती है, तो आप मुझसे पूछिए और मिलिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? एक बार हम पीछे के क्रम में लौट कर देखते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आज इन सारे विषयों को, इनको सबको हमने बहुत अच्छे से आपका पढ़कर जो है इसमें देख लिया। ठीक, बाकी हम लोग इसमें आगे देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इस लेक्चर को देखा, तो आज हमने इसमें बहुत सारी चित्राकृति, तोरण, द्वार, संगम, मंडप, महाबलीपुरम, स्तूप, इन सब के विषय में हमने रचना की। कल हम पुस्तकों के विषय में जो हमको साहित्य के रूप में जो प्राप्त हुआ है, हम उसके विषय में बात करेंगे। तो आज के चैप्टर को रिवीजन करिए, कल भी हम इसका एक बार छोटा सा ब्रीफ में रिवीजन कर लेंगे। कोई भी डाउट बनता है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और बच्चों मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।